फिर आपके पास जॉब का ऑफर आएगा तो आपको लगेगा ले ले, वहां पे नेति नेति नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो करना है। कई चीज़ें हमें अपनी लाइफ में कट करनी होती है सच दैट हमारा जो एक फोकस है वो क्लियर हो कि ये जाना है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग फॉर। रैडिकल डिसीजन विच धीरू भाई अंबानी टुक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे तिगड़म लगा के वो चले गए टर्की, अपनी फैमिली ऑफ ओरिजिन से दूर। उन्होंने थॉट्स को अपनी करप्ट ही नहीं होने दिया। अंबानी और हमारे बीच में क्या डिफरेंस है कि वो किस तरह से अपनी बिजनेस को रन करते हैं और हम किस तरह से अपनी डेली लाइफ को या फिर बिजनेस को रन करते हैं। सबसे पहले अपनी जो फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स है, उनको इग्नोर मत करो, उनको सामने लेके आओ एंड उनसे पूछो कि आपका क्या हमारे लिए, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाट पर्पस आर यू सर्विंग फॉर अस। आपका वेलकम करती हूँ भावना सिद्धू पॉडकास्ट पर एंड थैंक यू सो मच, आज आपने टाइम निकाला मेरे ऑडियंस के लिए। हाय एवरीबॉडी, मैं नेहा गोयल, मैं एक ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड एम्पावरमेंट कोच हूँ। इन एडिशन टू दैट मैं डीएनए एस्ट्रोलॉजी करती हूँ एंड न्यूमरोलॉजी एज वेल एज टैरो रीडिंग। और मेरी ऑडियंस से मैं आपको मिलाती हूँ। मेरा जो ऑडियंस है आज का, वो सपने बहुत देखता है और मुझे लगता है ये एक अच्छी बात है, सपने देखने भी चाहिए और उसको हकीकत में बदलने का एक जुनून भी रखता है। पर एक वो जो सपने देखने और हकीकत में बदलने के लिए जो एक हार्ड वर्क हम करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं फिर हमें लगता है कि कुछ ना कुछ तो कमी रह गई है। तो वो जो एक कमी रह जाती है, आज का हमारा ऑडियंस उस कमी को ही पूरी करने का एक सॉल्यूशन इस पॉडकास्ट में जानना चाहता है। सो आई एम वेरी ग्लैड कि आपकी जो ऑडियंस है एक मोटिवेटेड ऑडियंस है, जिसने जो सिर्फ सपने देखते नहीं है, क्योंकि सपना देखना एक्चुअली हमारे पास बड़े नेचुरली आ जाता है, हम सब सपने देखते हैं एंड व्हाई नॉट। वो ही एक हमारे सपने ही एक हमारे को होप देते हैं कि हम जहाँ पर हैं हमें उससे कुछ और करना चाहिए। बट एज यू वेरी वेल पुट, आपने जो कहा एकदम सही कहा कि कहीं ना कहीं लोग ऐसे हैं कि जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं वो मेहनत इन टर्म्स ऑफ हमें फिजिकल में क्या दिखता है, मैनिफेस्टेशन क्या होती है, वो मैच नहीं करती। आपने एक वर्ड यूज़ किया, मैनिफेस्टेशन। तो बहुत जगह आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, हर जगह बात होती है कि मैनिफेस्टेशन, जो हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं वही हमारे साथ होता है, ऐसा माना जाता है। पर एवरीबडी मैनिफेस्ट गुड। कोई नहीं चाहता कि आगे जाके उनके साथ बुरा हो जाए या कुछ हो जाए। हर कोई एक सही मैनिफेस्ट ही करता है, मुझे ऐसे लगता है। फिर भी उनकी मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं करती हैं? सो इससे पहले मैं आपके उस सवाल का जवाब दूंगी जो आपने पूछा कि विच इज़ ट्रू कि हर कोई अच्छा ही करना चाहता है अपनी लाइफ के लिए। सो मैनिफेस्टेशन के पहले अगर हम डेफिनेशन में जाएं, सो मैनिफेस्टेशन का एक संस्कृत का बहुत ही प्यारा वर्ड है प्रतिकरण। तो प्रतिकरण दो शब्दों से बना है, प्रकट और करण। प्रकट का मतलब टू ब्रिंग इट टू लाइट, किसी चीज़ को विजिबल करना, किसी चीज़ को थॉट्स से, ड्रीम्स से फिजिकल में लेके आना। एंड करण का मतलब है एक्शन, कि उस चीज को फिर स्पीयर हेडेडली करना। बट द थिंग हियर, आई थिंक एक जो पॉइंट है वो ये है कि हम कॉन्स्टेंटली 100% ऑफ द टाइम्स मैनिफेस्ट या प्रतिकरण कर ही रहे होते हैं, विच मीन्स कि हमारी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है और वो जो भी हो रहा है वो हम ही ने मैनिफेस्ट किया है। जब अच्छी चीज़ें हम मैनिफेस्ट करते हैं तो कोई उसके बारे में इन डेप्थ नहीं जाता, बट जब हम कोई नॉट सो ग्रेट चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हैं तब हम सोचने लगते हैं कि यार, इज़ द वर्ल्ड अगेंस्ट मी, या ये मेरे साथ ही क्यों होता है। यहाँ पे जो ट्रॉमा इन्फॉर्म कोचिंग है वो पार्टिसिपेट करती है कि हमारा ऐसा पास्ट का क्या वूंड रहा है इंटरनल, कैसी हमने जाने अनजाने में या कैसी हमारी एंसेस्टर्स ने जाने अनजाने में जो नॉट सो ग्रेट इमोशंस हैं जिनसे हम सब भागना चाहते हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एग्जॉस्शन, जेलसी, या फिर तो वो क्यों हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एट सम पॉइंट हमने उसको दबा दिया, हम उसको फील नहीं कर पाए। एंड टू बी ट्रुथ बी टोल्ड, हमारे एंसेस्टर्स के लिए पीछे का ज़माना एक बहुत ही सर्वाइवल वाला ज़माना रहा है कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, वॉर्स हो रही थी, पार्टीशंस हो रहे थे, कंट्रीज़ जो है अभी तक इंटरनेशनली ओपन अप नहीं हुई थी, तो सर्वाइवल के लिए बहुत स्ट्रगल थी। सो उनके लिए बेसिक सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट था, रैदर दैन
कि अब मैं ये फील कर रहा हूँ या मैं ये फील कर रही हूँ, तो उसको उसके साथ में कैसे बैठूं। बैठते वो उसके साथ तो बेसिक सर्वाइवल ही नहीं हो पाता। तो जिसकी वजह से हमारी एंसेस्ट्री में कहीं ना कहीं उसको दे मेड स्पेस फॉर अस, बिकॉज अगर वो नहीं ये सारी चीज़ें करते, अगर वो अपने इमोशंस को लेके बैठते तो शायद हम आते ही नहीं, बिकॉज वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। तो उन्होंने हमारे लिए जगह बनाई और वो इमोशंस जहाँ पे हमारे पास एंसेस्ट्री से बहुत अच्छी चीज़ें भी आई, ये दबे हुए इमोशंस भी आ गए। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना, जो आपका सेकंड सवाल था कि हाँ हाउ डिड आई गेट इनटू इट, तो कहीं ना कहीं वो दबे हुए इमोशंस अब मेरे भी डोर पे नॉक कर रहे थे, क्योंकि आप सबके व्यूअर्स, आपके व्यूअर्स की तरह मुझे भी, मेरे पास भी सपने थे, पर वही बात कि कर रहे हो तो वो फुलफिल क्यों नहीं हो रहे। उस चीज़ को ढूंढने की जर्नी पे जब मैं गई, तब मेरे पास जो आज मैं काम कर रही हूँ वो आया थ्रू फैमिली सिस्टम थेरेपी। एंड जहाँ पे जाके हम इंटरजेनरेशनल काम करते हैं कि जेनरेशनली ऐसा कौन सा दबा हुआ इमोशन है, व्हाट अनसेड वर्ड्स, व्हाट अनफेल्ट इमोशंस वहाँ से रह गए, जो आज हमारे पास आए हैं, जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर बन चुका है कि हम चाहते तो सब है, बट कहीं ना कहीं हम अपने आप को या तो लिमिटेड पाते हैं कॉन्शियसली कि भाई ये चीज़ तो मैं नहीं कर सकती या ये चीज़ तो मैं नहीं कर सकता, परंतु बट वो करके जो रिजल्ट चाहिए वो भी हमें चाहिए, बट कर भी नहीं पा रहे हैं। ओके, बट नेहा, एक होता है ना कि मैनिफेस्टेशन वर्ड तो हम सब ने सुना है, तो आपने भी सुना होगा, बट वो एक ट्रिगर पॉइंट था कि आपको इसमें स्ट्रांगली बिलीव हो गया? मेरी लाइफ के खुद के ट्रॉमास इज वॉट लेड मी टू बिलीव, टू लुक फॉर कि भाई अब इसका क्या करें, क्योंकि पीछे का तो कोई चेंज तो कर नहीं सकते हैं। ये एक मिथ है कि हम पीछे जाएंगे और चीज़ें चेंज हो जाएंगी, जैसा जो हुआ है वो वैसे ही हुआ है। अब उसको लेके मैं अपनी लाइफ कैसे बनाऊं आगे, तो जब ये वाली चीज़ मेरे ऊपर आई, तब मैंने अपनी जर्नी टुवर्ड्स मैनिफेस्टेशन या टुवर्ड्स ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड एम्पावरमेंट कोचिंग शुरू की, जिसमें बहुत सारी और भी चीज़ें आई, डीएनए एस्ट्रोलॉजी आई, न्यूमरोलॉजी आई, टैरो आया, कि कैसे मैं क्लैरिटी लेके अपनी लाइफ को, अपने पूरे न्यूमरोलॉजी ब्लूप्रिंट को अलाइन करूं, और जो मेरे हिडन ट्रॉमास हैं उनको कैसे प्रोसेस करूं, सच दैट जो मुझे लाइफ में चाहिए वो मैं मैनिफेस्ट करूं। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं आपके साथ बैठ के, भावना, आपके ऑडियंस से बात कर पा रही हूँ, उनको कुछ दे पा रही हूँ, ये भी मेरी मैनिफेस्टेशन है। ओके, तो ये मैनिफेस्टेशन आपने कितने टाइम पहले की थी? ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इनफैक्ट लास्ट ईयर मैंने सोचा था कि यार हाउ इट विल बी सो ग्रेट कि मैं भी एक पॉडकास्ट करूं जिसमें मैं बोल पाऊं, जो मैं लोगों को पहुंचाना चाहती हूं वो पहुंचा पाऊं। सो आप कह सकते हो कि 2024 के समवेयर इन मिडिल मेरे को ये लगा था, एंड हियर वी आर टुडे स्पीकिंग। देखो, मैनिफेस्टेशन मतलब मुझे मुझे नहीं पता कि मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, वो आज मैं सीखूंगी आपसे इस पॉडकास्ट में, और मैनिफेस्टेशन से अपनी लाइफ में कैसे चेंज लेके आना वो भी मैं आज सीखूंगी आपसे इस पॉडकास्ट में। पर मैं अपने ऑडियंस को एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते थे कि आप क्या करना चाहते हो, मतलब नहीं भी पूछते थे तो मैं कॉन्शियसली सबको बताती थी, यार मैं ना ये काम नहीं करना चाहती, मैं एंकर बनना चाहती हूँ। वो होता है ना रेडियो पे ऐसे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग दिल्ली वाला। तो समहाउ मैं वही, मतलब सबको यही बोलती थी, यार मैं ये नहीं करना चाहती, मैं वो करना चाहती हूँ। एंड समहाउ आई एम ऑन द कैमरा नाउ। मतलब मैंने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की और अब मैं यहाँ पर हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि यार बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि शादी के लिए मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते थे, तो आई यूज टू टेल देम कि या तो बंदा बहुत ही सीरियस एकदम ऑथर टाइप होना चाहिए, या फिर दूसरा कैटेगरी। मुझे ऑथर टाइप मिला। तो वो भी मुझे लगता है कि जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। कुछ टाइम बाद नहीं होता तो बाद में होता है। अब वो जल्दी कैसे करना है वो मैं आज आपसे सीखूंगी। हाँ, तो वो जल्दी करने का, और जो आपकी स्टोरी है ना भावना, आपकी और मेरी काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि मैं भी मीडिया बैकग्राउंड से हूँ। तो मैं मेरा जो मैंने बिग एफएम में भी काम किया हुआ है, नॉट एज एन आरजे बट बिहाइंड द सीन्स। बट एनीवेज, मैंने भी, मेरे को आज तक याद है, और कोई अगर मेरे इंस्टाग्राम पे जाएगा उसको आज भी शायद वो स्टोरी मिल जाएगी आर्काइव में, हाइलाइट्स में, सॉरी नॉट आर्काइव। तो मैंने आज भी वहाँ पे
कैन आई से नेम्स ऑफ द कंपनीज, हाँ, कि हिंदुस्तान टाइम्स जो मेरा लास्ट मीडिया का जॉब है, मैं वहाँ पे कैंटीन में बैठी थी और मैंने अपने जो कलीग्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स थे, उनसे कहा था कि यार काश ऐसा हो कि मेरे को कोई सुनने के लिए, मैं कोई ऐसा काम करूं कि जहाँ पे लोग मुझे सुनने के लिए, जो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है, जो मुझे विजडम देनी है, वो देने के लिए लोग मेरे पास आए। एंड लुक देन उससे ये मैंने बोला होगा, मेरे को आज तक ईयर याद है, डेट तो नहीं। द फील्ड आर टोटली डिफरेंट, राइट? Totally different. हम किस फील्ड में काम कर रहे थे, आज हम कहाँ पर हैं, पर उस टाइम हम सोच रहे थे, सपना था हमारे पास। सपना तो था। सी वी डेयर्ड टू ऑल्सो टेक एक्शन। भावना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आके मैनिफेस्टेशन में मैंने देखा है कि कई लोग एक्शन टेकिंग में रह जाते हैं, और वो एक्शन इसलिए नहीं ले पाते हैं, जो मैं पहले बोल रही थी, कि वो एक्शन लेते हुए सेफ नहीं फील करते, राइट? कि कैन आई टेक दिस बोल्ड एक्शन? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना वो जॉब छोड़ा और मैंने एक डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ क्वालिफिकेशन अपनी लर्न करनी शुरू की। सो जब मैंने वो लर्न किया, तब मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे आके आप आज आई एम एबल टू रीच आउट टू योर अमेजिंग ऑडियंस। बट अगर वो बोल्ड एक्शन हम नहीं लेते, कई बार बोल्ड होता है, कई बार एक जस्ट इन्फॉर्म्ड एक्शन होता है, इतना बोल्ड नहीं होता। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में हमारे को एक वॉरियर की तरह जाना है। कई ईजी एक्शंस भी होते हैं, बट एक वो जो क्लैरिटी नहीं होती ना जब हमारे पास, या फिर वो बोल्डनेस नहीं होती, करेज नहीं होता टू बी डिसलॉयल टू आवर पास्ट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डिसलॉयल टू आवर पास्ट। कई लोग ऐसे कहते हैं ना कि मैं तो हमेशा से, हमारे यहाँ तो हमेशा से ही ये होता आ रहा है, या मैं तो हमेशा से ही ऐसे करती हूँ, या मैंने पास में ऐसा किया जिसकी वजह से वो रिजल्ट मिला मुझे, तो मैं तो हमेशा ऐसे करूँगी। सो वी हैव टू एट सम पॉइंट बी डिसलॉयल टू आवर पास्ट टू एम्ब्रेस आवर फ्यूचर। सो नेहा, अगर मैं मैनिफेस्टेशन की बात करूं, तो इज़ इट अबाउट disloyal to your past, or is it about just write it on something and put it in front of you and read it daily, or is it about कि आप उस चीज़ के बारे में बहुत सारी बातें करने लग जाओ, अपने दोस्तों से उस बारे में बात करो? तो मैनिफेस्टेशन एक्चुअली होती कैसे है? सबसे टॉप होता है कि क्या आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आप उसमें बिलीव करते हो, फॉर एग्जाम्पल, या फिर आपने उसको एक पेडेस्टल पे चढ़ा के रखा है। जैसे कि लेट्स स्पीक अबाउट यू ओनली, राइट? तो जब आपको मैनिफेस्ट करना था कि आप आओ और आप एक जैसे एंकरिंग का करो, आपके लिए वो बिलीवेबल थी, हाँ मैं कर सकती हूँ, या फिर ये था कि हवा में बात कि कर लेंगे, एक्टर बन जाएंगे, फलाना चीज़ कर लेंगे, बट उसके लिए जब तक आप उस पर बिलीव नहीं करोगे कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तब तक आप उसको एक्शन नहीं दोगे। एंड जब तक वो आपके पेडेस्टल पे रहेगी, एक ऊंची दर्जे पे रहेगी, फॉर एग्जाम्पल, जब तक वो आपके लिए, जैसे स्टार होता है ना, तो स्टार हमें दूर से देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, पास वो किसी के नहीं आता। तो अपनी मैनिफेस्टेशन को अपना स्टार नहीं बना लेना, देन इट बिकम्स अनअचीवेबल। अ स्टार विल ऑलवेज बी अवे फ्रॉम अस, देयर विल ऑलवेज बी अ डिस्टेंस। उसको हमारे को स्टार से लेके फिजिकल में लेके आना है, ठीक है, कि येस आई कैन डू इट, आई कैन अचीव दिस। आज की डेट में एलॉन मस्क भी, उसके लिए मार्स में जाना कोई एक आउट देयर चीज़ नहीं थी, उसने वो सोचा और वो कर लिया, वो चला गया मार्स पे। शायद मेरे लिए एक आउट देयर चीज़ है कि मैं तो नहीं मार्स पे जा सकती। सो ये फ़र्क होता है थोड़ा, और ये फ़र्क पहचानना है। दी अदर थिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हमें दुनिया जहान में सब कुछ चाहिए, सब कुछ मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल्सो अ जॉब ऑफ अ कॉन्सेप्ट जो मैंने सीखा है, विच इज़ नेति नेति। मैंने क्या सीखा, हमारे शास्त्रों में है नेति नेति, विच मीन्स नॉट दिस नॉट दिस। कई चीज़ें हमें अपनी लाइफ में कट करनी होती है, सच दैट हमारा जो एक फोकस है वो क्लियर हो कि ये जाना है, दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग फॉर, वॉट डज इट मीन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जब मैंने वो जॉब छोड़ा, मुझे पता था कि मुझे कुछ तो ऐसा करना है विच इज़ in the form of coaching, right? Because that comes naturally to me. So कई चीज़ें थी जो मुझे कट करनी पड़ी। For example, मेरे को उसके बाद मेरे पास I think 4-5 महीने बाद एक और जॉब की ऑफर आ गई। अब देखो, जिसके पास एक सेफ्टी होती है ना कि a particular amount is coming every month as a salary, ठीक है, सो वो एक सेफ्टी बन चुकी है। To lose that amount थोड़ा डॉन्टिंग लगता है। फिर आपके पास जॉब का ऑफर आएगा तो आपको लगेगा ले लेते हैं। यस, वहाँ पे नेति नेति नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो करना है। एंड अपने ऊपर इन्वेस्ट करने में
कोई बुराई नहीं है, मैंने जब इन्वेस्ट किया अपने ऊपर, अपनी फर्दर क्वालिफिकेशंस पे, तभी मेरे पास ये आया। आई मीन ऑफ कोर्स हर किसी की मैनिफेस्टेशन अलग हो सकती है। सो नेति नेति, नॉट दिस हैज़ टू बी वेरी क्लियर। और वो तभी आता है जब यू आर ड्रिवन फॉर योर गोल। When will you be driven for your goal? जब हमारा पास there is no trauma which is holding us back. घर पे क्या कहेंगे, है ना? जैसे हमारे घरों पे मतलब अगेन जिसके पास एक सेफ्टी मैकेनिज्म ऑलरेडी होता है, उसको आसपास के देखने वाले भी यही कहते हैं कि भाई तुम अपनी एक अच्छी भली जॉब छोड़ के ये क्यों कर रहे हो, राइट? सो वहाँ पे मेरा क्या ट्रॉमा हो सकता था कि हाँ यार पैसे की सेफ्टी तो चाहिए, अगर मैं नहीं करूँगी ये तो फिर मैं आगे कैसे, हाउ विल आई सस्टेन इन द फ्यूचर? सस्टेनेंस का ट्रॉमा कम्स अ लॉट व्हेन पीपल डोंट सक्सीड। डू यू नो भावना, एंड फॉर अदर्स ऑल्सो, कि कई लोगों में ट्रॉमा होता है दैट ट्रॉमा टू बी सक्सेसफुल। अगर मैं सक्सेसफुल हो गया, मैं हो गई, तो लोग मुझे देखेंगे, लोग मुझे पहचानेंगे। A lot of people don't want to be known. They face a trauma in relation to that. And इसको आप ट्रैक बैक करोगे, जैसे मैंने अपने काम में ट्रैक बैक किया, so it often comes with an ancestry में कोई ऐसा होता है, you know, हमारे पूर्वजों में कोई ऐसा होता है कि जिसको अगर वो दिख जाता तो वो अनसेफ था। Okay. जैसे पार्टीशन के टाइम पे कैसे छुपते छुपाते लोग एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, वो दिख जाते तो उनके लिए अनसेफ था। कल्चरल डिफरेंसेस हमारे अगर दिख जाते तो हमारे लिए अनसेफ था, बिकॉज सामने वाला जो कि कल्चरली ऑपोजिट है और स्ट्रॉन्गर है, हमसे आके हमें हार्म कर सकता है। सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू बी सीन इज अ ट्रॉमा विच कॉन्शियसली किसी को नहीं दिखेगा, कोई कॉन्शियसली नहीं कहेगा, कोई भी ऐसा, मतलब नॉट मैनी पीपल टुडे दे कम एंड दे से ना कि मेरे को फेमस नहीं होना, हर किसी को फेमस होना है। बट प्राइवेट में जब उनसे आप बात करोगे तो वो ये बोलेंगे कि जब मैं 10 लोगों के आगे खड़ा होता हूँ या मैं जब 10 लोगों के आगे खड़ी होती हूँ, मेरा मन करता है कि मैं जो कहना है जल्दी से कह के भाग जाऊँ वहाँ पे। और अगर हम वैसे कर रहे हैं तो, और हमारा एम है कि हमें फेमस होना है, तो यू सी हाउ बोथ द थिंग्स दे डोंट मैच। Yes. ये मिसमैच हमारे को हमारे सपनों से दूर लेके जाता है। तो इसमें एक जो ट्रॉमा कोच है वो कैसे हेल्प करता है? एम्पावरमेंट कोच, सॉरी। सो somebody like me, वो आपको हम एक चीज़ बनाते हैं विच इज़ नोन एज ट्रॉमाग्राम। तो ट्रॉमाग्राम इज कि वी नीड इन्फॉर्मेशन। सो अच्छा, सबसे पहले ये कोलैबोरेटिव अप्रोच है। दिस इज़ नॉट अ टॉक थेरेपी कि जहाँ पे बस हम दोनों बैठे हैं और आपको मुझे जवाब देने हैं, नहीं। दिस इज अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, मैं भी आपको जवाब दूंगी, आप भी मुझे जवाब देंगे। सो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रॉमाग्राम, विच मीन्स कि आपकी हिस्ट्री हम ट्रैक बैक करेंगे जहाँ तक हम कर सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल आप कितने सिबलिंग्स हो, आपकी मॉम डैड की लाइफ में क्या हुआ, जब आप पैदा हुए तो तब कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके मॉम डैड की लाइफ में हुआ। फॉर एग्जाम्पल यू नो, अगर सपोज जब आप पैदा हुए हो एंड उसी वक्त आपके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया, वो कहीं और हो गए, सो एक हमें लगता है एज अ बच्चा तो क्या ही समझ में आएगा, बट पेरेंट्स जो हमें उस वक्त मिले वो ऐसे मिले जो नई एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए ट्राई कर रहे थे, राइट? सो ये जो पेरेंट है उसका एक फोकस एडजस्टमेंट पे है और एक फोकस आप पर है, डिवाइडेड अटेंशन, राइट? सो जितनी अटेंशन शायद हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, नॉट बिकॉज हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते, बट बिकॉज सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। देन फॉर एग्जाम्पल एंसेस्ट्री में हमने ट्रैक बैक किया और इसी बच्चे का जो लेट्स से परदादा थे या दादा थे, वो 10 सिबलिंग्स थे, क्योंकि पहले ज़माने में ऐसे होता था। एंड वो जो थे वो या तो मिडिल वाले थे या 10th सिबलिंग थे। मिडिल वाला सिबलिंग जो होगा, एंड इफ योर परदादा और दादा और दादी वाज दैट, तो उसको कहाँ ही अटेंशन मिलेगा मॉम डैड का,
राइट पापा सर्वाइवल में लगे हैं, अपने पैसा कमाने में लगे हैं, जो कि हम सबके फैमिलीज़ ने देखा है। और जो मदर हैं वो बाकी के जो बच्चे हैं उनसे पहले, लेट्स से जो 5 बच्चे पहले हैं, जो 6 बच्चे बाद में हैं, उन सबको अपनी अटेंशन एक इंसान विच इज़ द मदर दे रहा है। एंड भावना, फॉर एवरीबडी ऑल्सो टू नो कि जो हमारा आइडिया ऑफ रिसीविंग होता है ना, कितना हम रिसीव कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारी ग्रोइंग अप में हमारी मदर के साथ क्या रिलेशनशिप रहा है। बिकॉज इफ वी गो बैक टू आवर फाउंडेशन, हम सारे बने कैसे हैं? वूम्ब में अपनी माँ से न्यूट्रिशन, एक सेफ घर जो उन्होंने हमारे लिए वूम में क्रिएट किया, उससे हम बने हैं। व्हेन वी हैड नो कंट्रोल ओवर हमारे साथ क्या होता है, हमारा सिर्फ जॉब था डेवलप होना और माँ से रिसीव करना। बाहर की इन्वायरमेंट से रिसीव माँ कर रही थी और माँ से हम रिसीव कर रहे थे। सो आर बेसिक फाउंडेशनल आइडिया ऑफ रिसीविंग इज बेस्ड ऑन आर रिलेशनशिप विद आर मदर। एंड इफ बाय चांस सर्कमस्टेंशियली वी गेट अ मदर जिसका फोकस किसी और चीज़ पे है, एज वी जस्ट एक्सप्लेन कि या तो बहुत बच्चे हैं या फिर जब हम पैदा हो रहे थे उस वक्त बाहर की इन्वायरमेंट ऐसी थी कि कंड्यूसिव नहीं थी, तो मॉम डैड का पूरा अटेंशन सर्वाइवल पे था, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हमारी मॉम की अटेंशन हमसे चली गई, नॉट बिकॉज शी वांटेड बट सर्कमस्टेंशियली, एंड इन अ लॉट ऑफ केसेस बिकॉज उनकी साइड में कहीं कोई डेथ हो गई तो वो डिप्रेस्ड हैं, वो उसको प्रोसेस कर रही हैं, एंड उसी वक्त पे हमारी अटेंशन भी है। सो हमारा आइडिया ऑफ रिसीविंग वहाँ पे ऑफ हो जाता है। ओके, आइडिया ऑफ रिसीविंग ऑफ हो जाता है, उसका इम्पैक्ट लाइफ में क्या देखने को मिलता है? उसका इम्पैक्ट लाइफ में ऐसे देखने को मिलता है कि जैसे anything that we are manifesting is also something that we are receiving, right? For example, अगर सपोज मुझे X अमाउंट एक अपने मंथ में मेरा गोल है कि मुझे ये तो चाहिए ही, right? Because truth be told, financial freedom gives us choices and we all want choices. We all want that freedom. So money तो हम रिसीव ही करते हैं. Suppose मेरा कोई क्लाइंट है, उससे तो मैं रिसीव ही कर रही होंगी, राइट? अगर मेरा आइडिया ऑफ रिसीविंग ऑफ है तो शायद मैं अपने क्लाइंट को बता ना पाऊँ कि एग्जैक्टली मेरे को कितने हाउ मच ही और शी नीड्स टू इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स बाय गिविंग इट टू मी, राइट? सो मेरा आइडिया ऑफ रिसीविंग ऑफ हो गया, मेरा आइडिया ऑफ रिसीविंग मनी ऑफ हो गया। इवन द आइडिया ऑफ रिसीविंग कंफर्ट, जैसे मैं यहाँ पे आई तो आपने मुझे कंफर्टेबल फील कराया, राइट? और हमने डिस्कस किया कि हाउ दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू गो अबाउट, राइट? अगर मैं वो आइडिया ऑफ कंफर्ट आपसे, वो आइडिया ऑफ सेफ्टी आपसे रिसीव नहीं कर पाऊंगी, हाउ विल आई बी एबल टू स्पीक व्हाट आई एम स्पीकिंग टुडे? बिकॉज मे बी मेरा तो बेसिक सर्वाइवल मोड ही चल रहा है, मैं फंबल कर रही हूँ, मैं जो बोलना चाहती हूँ उसकी थॉट्स तो हैं, बट हाउ डू आई कन्वे इट टू अदर्स वो नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रिसीव दिस आइडिया ऑफ सेफ्टी। आइडिया ऑफ रिसीविंग लव रिलेशनशिप्स में भी बहुत हैम्पर करता है, राइट? इफ आई एम नॉट एबल टू रिसीव लव फ्रॉम द पर्सन हुम आई एम क्रशिंग ओवर, या फिर जिसके साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, माई स्पाउस, इफ आई एम नॉट एबल टू रिसीव लव, वो बेचारा देता जाएगा या देती रहेगी, मैं रिसीव ही नहीं कर पाऊंगी। आई विल बेसिकली लिव अ वेरी अनफुलफिल्ड, अ वेरी मैल नरिश्ड लाइफ, एक ड्राई सी लाइफ जीऊंगी अगर मेरा आइडिया ऑफ रिसीविंग ऑफ है। ओके, तो नेहा अभी तक जितनी भी हमारी बात हुई उसमें एक तो ये है कि मैनिफेस्टेशन में एक बैरियर तो ये आ जाता है कि आपको एंसेस्टर से वो वाला मतलब एक थॉट प्रोसेस या फिर एक मैनिफेस्टेशन हो गया है जो आपको ब्लॉक कर रहा है अपनी ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए, कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे या फिर हम स्ट्रगल करें। इसके अलावा और क्या क्या ब्लॉकेजेस होती है मैनिफेस्टेशन में? इसके अलावा एक one of the other blockages that I have seen is forever positivity, right? Forever positivity ये मैं समझना चाहूँगी कि जैसे हमने सुना होगा ना कि जो भी हो जाए हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और हमें पॉजिटिव देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये हमारे को लॉन्ग टर्म में ब्लॉकेज हो सकती है, बिकॉज जो एक्चुअल फीलिंग होती है हमारी, लेट्स से अगर मैं एक्चुअली अभी नर्वस फील कर रही हूँ, या मैं एक्चुअली अभी कोई भी ऐसी कोई शैडो फीलिंग जो होती है, जो डार्क फीलिंग होती है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन वगैरह, ये सब फील कर रही हूँ, और अगर मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कॉन्शियसली कि भैया पॉजिटिव रहना चाहिए, तो फिर मैं जब तक वो प्रोसेस नहीं कर पाऊंगी फीलिंग, वो फीलिंग मेरी मैनिफेस्टेशन के लिए ब्लॉकेज बन जाएगी। Okay. So the idea is
ओके मे बी द एम कैन बी कि हमारे को पॉजिटिव फील करना चाहिए, बट वो पॉजिटिव फीलिंग तक जाने के जो स्टेप्स हैं विच समटाइम्स गो थ्रू दोज फीलिंग्स जो हम कभी फील करना नहीं चाहते हैं. जैसे कई बार मैं अपने क्लाइंट्स के साथ डील करती हूँ एंड दे गेट बैक टू मी कि ये मैं अगर करूँगा या ये मैं अगर करूँगी तो मेरे को बहुत अनकम्फर्टेबल लगेगा. एंड मैं उन्हें हमेशा यही कहती हूँ कि येस, द वे टू योर गोल इज टू गो थ्रू दिस डिस्कम्फर्ट. एंड फिर ऑफ कोर्स व्हेन दे कम टू मी तो हम कई टेक्निक्स करते हैं, जैसे इमोशनल फ्रीडम टेक्निक होती है, सोमैटिक वर्क थेरेपी होती है, विच मीन्स कि हमारी बॉडी में स्टोर्ड होते हैं ये इमोशंस, ये जो डिस्कम्फर्ट होता है हमारी बॉडी में स्टोर्ड होता है. सो देन वी कस्टमाइज्ड हम उनके साथ काम करते हैं कि फिर उस स्टोर्ड इमोशन को हम कैसे निकालें. ओके, यू मीन टू से कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं. करेक्ट. सो जैसे अगर एंग्जाइटी है, आजकल लोगों को बहुत फील होती है, राइट? और कई बार ऐसी एंग्जाइटी होती है जो हमें पता भी नहीं होता है कि कहाँ से आ रही है. हम बस एक एनवायरनमेंट में होते हैं और हमारे हार्ट पैल्पिटेट करने लगता है. दिस मोस्ट लाइकली इज एन इंटरजेनरेशनल एस्पेक्ट कि मेरे साथ बहुत होता है ना. मेरे साथ भी पहले बहुत होता था. तो कोई ना कोई चीज़ हमने ऐसी देखी है या कोई ना कोई चीज़ हमने ऐसी सुनी है उस वक्त, या फिर कोई मतलब सेंसोरियली हमने कुछ ना कुछ ऐसा महसूस किया है जो कहीं ना कहीं हमारे किसी एंसेस्टर के लिए डेंजर था और वो एंग्जाइटी अब हमें आ रही है, स्पेशली अगर अनएक्सप्लेन्ड हो. और कई एंग्जाइटी ऐसी भी होती है जो एक्सप्लेन होती है, हमें पता है कि फलानी चीज़ की वजह से we are feeling anxious. So let's look at anxiety today. ये एंग्जाइटी आपको बॉडी में कहाँ फील हो रही है? जैसे कि मेरे को हार्ट में फील होती थी, मेरे को चेस्ट में फील होती थी, एंड कई लोगों को बावल मूवमेंट में फील होती है कि लगता है कि वी नीड टू यूज द वॉशरूम. तो ये जहां पे आपको फील हो रही है वहां पे अपना फोकस लेके जाओ. वहां फोकस ले जाके नाउ यू टेल मी कि अगर इस एंग्जाइटी की शेप होती तो वो क्या शेप होती? सो कोई बोलेंगे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्लाउड जैसा दिख रहा है, या फिर जो भी शेप आपके दिमाग में आए, एंड वट एवर इज कमिंग टू यू, वेव के जैसे, सी वेव के जैसे है, जो भी शेप आपके पास आए दैट इज राइट फॉर यू. सो सी वेव की जैसी ये जो एंग्जाइटी है आपको कहाँ दिख रही है, कहाँ महसूस हो रही है? मुझे तो अपने ब्रेन में होती है. सो आपके हेड में, आपके ब्रेन में महसूस हो रही है. नाउ दिस एंग्जाइटी जो आपको सी वेव की तरह आपके ब्रेन में महसूस हो रही है, उसका कलर अगर होगा तो क्या होगा? शायद वाइट होगा. ओके, सो दिस वाइट एंग्जाइटी जो सी वेव की तरह आपके ब्रेन में हो रही है, नाउ व्हेन आई से नेक्स्ट, सो ये एंग्जाइटी आपके सामने आके खड़ी होगी. नेक्स्ट. So now you can see it in front of you. This C-wave white anxiety from your brain is now standing in front of you. And now you can converse with it. So जब हम सेशन में होंगे तो बिकॉज सेफ जगह होगी, राइट? वो हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड होगा एंड उसके लिए मैंने आपके साथ थोड़ा काम किया होगा. देन हम उस एंग्जाइटी से कन्वर्सेशन करेंगे. हु डू यू बिलोंग टू? ओके. या फिर द नेक्स्ट थिंग दैट what is your message? Why are you here? So when we, even though अभी हमारी environment ऐसी नहीं है, but do you think that if you ask this anxiety, why are you here? तो आपको एक जवाब आएगा? Yes. It's okay if you don't want to discuss it here because so you know where it is coming from and why is it here. Then we will go in depth of why is it here. वो situation आपको anxiety लेके आता है और क्यों लेके आता है. तो एक तरीके से हमने आपकी बॉडी से anxiety निकाल दी. Exactly. और मुझे लगता है कि अगर इस वे में हम करेंगे तो हम बहुत सारी जो एक हमारे अंदर स्ट्रगल चल रही होती है ना, उसको डील कर सकते हैं. Absolutely. Because कई बार जब हम अच्छा नेहा, कभी कुछ हो सकता है दिस इज़ आउट ऑफ द टॉपिक, पर ऐसा भी होता है ना कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है, जैसे कि घर में कोई बर्थडे आ रहा है, किसी की शादी आ रही है, तो या फिर कोई भी कुछ भी बड़ा इवेंट होने वाला होता है, हम अपने मन में बहुत सारी चीज़ें उसके लिए प्लान कर लेते हैं, बट ऑन दैट सेम डे हम जितने एक्साइटेड होने चाहिए उतने होते नहीं हैं. तो इज़ इट लाइक कि हमने मैनिफेस्ट तो बहुत कुछ किया था, बट अब हम उस पे लाइक वी आर नॉट एबल टू कोप अप विद दोस थिंग्स. ये इस वाली फीलिंग को आप क्या बोलोगे? इस वाली फीलिंग को मैं बोलूंगी फियर ऑफ हैविंग फन. ओके. फियर ऑफ प्लेजर.
राइट कि अगर हमने बाय चांस जो हमारे साथ हो रहा है वो एंजॉय कर लिया तो पता नहीं क्या ही गलत हो जाएगा। कभी आपने सोचा है, ऐसा होता है ना कि इफ़ आई विल बी टू हैप्पी, कि उसके सुना है ना, हमने बहुत सुना है पहले कि अगर इतना खुश हो गए तो रोना पड़ेगा। हाँ राइट और वो इतना एम्बेड हो गया है हमारे डीएनए में, अब एंसेस्ट्री में, कि हमें अब हर अपने अच्छे इवेंट में हमें एंजॉय तो करना है, बट बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली वो चलता रहता है, यार रोना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गलत तो होगा ही। अब हमारा क्या है ना, नर्वस सिस्टम और इनफैक्ट हमारा पूरा बॉडी होता है वो बना इस प्रकार से है कि कैसे इस इंसान को मैं सेफ रख सकूं। सेफ्टी यहाँ पे क्या मतलब होता है कि ज़्यादा खुश मत हो, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, जब वो एक्चुअली हो गए तो फिर कुछ गलत हो जाएगा, तो वो आपकी एक्साइटमेंट सबड्यू कर देता है। एग्जैक्टली और ये वाली लाइन हमें बहुत फ्रीक्वेंट, आई थिंक बचपन से ही सुनना हम हाँ। शुरू कर देते, छोटे बच्चे को भी बोलते हैं हाँ। आज ही दिन में बहुत खुश है ना, देखना रात को रोएगा लग जाएगी जो, और वो हो भी जाती है, वो होती भी है, जाती तो है। फिर हमारा एक बिलीव हो जाता है कि नहीं यार वो ऐसा एक बिलीफ होता हो है। जाता है, करेक्ट। एंड सो इन्हीं चीज़ों को अगर हम इस हिसाब से लें कि जैसे अगर सपोज इसी चीज़ को कैसे डील करें, हम एक करें क्या, छोटा सा कुछ करें। हाँ, सो एक चीज़ लेंगे कि ये इसका एक बहुत ही 1% वर्जन है, बिकॉज ऑब्वियसली अगेन इसके पूरे स्टेप्स होते हैं, हमारे को लोगों को सेफ फील कराना होता है। बट लेट्स से अपना जो रिस्ट है, ठीक है, उस पर हम टैप करें और जो भी एक्साइटिंग मोमेंट आ रहा है, लेट्स से हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और हम बहुत एक्साइटेड है और हमें पता है कि हम इतने स्किलफुल है कि हमें मिल ही जाएगा, ठीक है, उस एक्साइटमेंट से। सो हम यहाँ पे टैप करेंगे अपने नब्स पे और हम कहेंगे आई एम सेफ, इवन दो राइट नाउ आई फील कि कुछ ना कुछ गलत तो होगा, बट व्हाट इफ सब कुछ सही हो। सो आई एम सेफ एंड आई एम गोना रॉक इट। सो ये एक छोटा सा वर्जन है इसका भावना। इसमें हमने क्या किया है कि हमने अपने सिस्टम को बोला कि हाँ मैं समझता हूँ कि तुम्हें ये फील हो रहा है। सी वी डिड नॉट इग्नोर द फीलिंग। हमने ये नहीं बोला नो स्नैप आउट ऑफ इट, या फिर नहीं तुम्हें बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमने बोला आई अंडरस्टैंड दैट यू आर फीलिंग दिस, एंड फिर हमने सेफ्टी क्रिएट करते हुए उसको फिर और प्रॉम्प्ट्स दिए, उसको फिर और लैंग्वेज दी और एक्सप्रेशन दिए कि अगर तुझे ये फील हो भी रहा है, ये इसीलिए फील हो रहा है, एंड तेरे पास सारे स्किल्स हैं, यू विल रॉक इट। सो जहाँ पे हम अपनी इंटरनल फीलिंग्स इग्नोर कर देते हैं ना, जो कि कई बार एफर्मेशंस में कहते भी हैं कि जस्ट से आई एम वेल्दी, और जस्ट से यू विल रॉक इट, और जस्ट से कि सब कुछ सही है, हमारा अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड उसको रिजेक्ट कर देता है। इमेजिन करो अगर किसी को फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए हो और उसको किसी ने, और ये एफर्मेशन है कि आई विल बी वेल्दी, बट उसके पास कोई एविडेंस ही नहीं है वेल्थ का। उसकी तो वो सारी जनरेशन्स जो है उन्होंने एवरेज या बिलो एवरेज वेल्थ देखी है, तो सडनली वो इंसान कैसे फील कर लेगा कि आई एम वेल्दी। इसीलिए द एफर्मेशन विच आई गिव इज वेयर आई एक्सेप्ट फर्स्ट कि मेरे इंटरनली चल के आ रहा है। सो even though I accept or that even though I know that this is new for me, but I am now ready to take bold steps and become wealthy. Okay. So you see the difference. Yeah, I see the difference. So exactly आपका कहना ये है कि manifestation is not about कि I am wealthy. Yeah. Manifestation is about create that feeling inside कि I am wealthy actually. And how to create that feeling if you don't have any evidence of it, or if you have some sort of a blockage or a trauma to it, accept it कि ये है। मैं चाहती तो हूँ कि मैं पॉडकास्ट करूँ, बट शायद वो 2014 या 2015 या वो वाली नेहा को बिलीव नहीं हो रहा। सो इवन दो I feel that maybe it will take some time, but I'm ready to accept that I will do a podcast. Okay. So अपनी फीलिंग्स को रिजेक्ट मत करो। सो फॉरएवर पॉजिटिविटी या सिर्फ पॉजिटिव रहना इज अ मेजर रिजेक्शन ऑफ योर internal feeling, which will manifest for sure, but it will manifest as a conflict in the body, health issues, ये headache issues, एक internal frustration, anger कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ फिर भी हो क्यों नहीं रहा। और वो हो इसीलिए नहीं रहा क्योंकि हम अपनी ट्रू फीलिंग्स को
कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके, एंड कमिंग बैक कि मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाए, तो ये वाला तो आपने बता दिया कि आपको इंटरनली उसको अपनी बॉडी में एक्सेप्ट करना है कि मैनिफेस्टेशन, जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। उसके अलावा इतनी सारी मैंने जो बुक्स पढ़ी हैं और जो मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना है कि अगर आई वांट टू बी दिस, और जैसे मेरे ऑफिस में भी आपने देखा होगा, मैंने सामने एक बोर्ड लगाया हुआ था, आई कैन एंड आई विल। सो दीज काइंड ऑफ सिंबल हेल्प करते हैं। ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यहाँ पे हम अब ला रहे हैं अपनी सेंसेस, राइट? सो जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम स्मेल करते हैं, जो हम टेक्सचर्स के थ्रू महसूस करते हैं, ऑल ऑफ दैट अकाउंट्स टू समथिंग। एस्ट्रोलॉजी में वीनस एंड मून का डोमेन है, बट यहाँ पे कि जो हम फील कर पाते हैं, हम फील कैसे करते हैं? सेंसोरियली, थ्रू द बॉडी। सो अगर हम एवरी डे आके देख रहे हैं आई कैन एंड आई विल, कहीं ना कहीं एक स्पार्क तो वो ज़रूर लगाएगा हमारे अंदर, कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की फायर तो हमारे अंदर आएगी। उसमें मैं बस ये ऐड करूँगी जो विच इज़ लाइक 100% प्रूफ है कि ये तब आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर डाउट आता है ना, मैं बस ये बोल रही हूँ, उस डाउट को इग्नोर मत करो, उस डाउट की डेप्थ पे जाओ कि ये डाउट क्यों आ रहा है, इस डाउट की हिस्ट्री क्या है, ये डाउट किसका डाउट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है जिसको बचपन से ये सुना गया है कि भाई हम्बल रहे, एक हुआ था ऐसे, एक्चुअली मेरे पास कई ऐसे समटाइम्स आई एम डीलिंग विद सच पीपल जो अचीव और भी ज़्यादा कर सकते हैं, पर उनको लेट्स से जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही है, एंड नेक्स्ट प्रमोशन उनकी क्या है, डायरेक्टर लेवल की, राइट? सो विच मीन्स कि दे आर स्किल्ड, ऐसा स्किल में उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी डेप्थ में जब हिस्ट्री में जाओगे तो आप देखोगे कि ये बच्चा जो है बिगिनिंग से एक अचीवर टाइप था, ठीक है, मार्क्स सही आते थे, सब कुछ सही था, बट उसके पेरेंट्स ने उसे कहा और टीचर्स ने भी उसे कहा, यू आर वेरी गुड बट स्टे हम्बल। ओके, ज्यादा उड़ो मत, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं कर लिया तुमने कि ये तुम्हारे मार्क्स आ गए। वो कैसे मैनिफेस्ट हुआ आगे जाके कि एक लेवल तक आके ग्रोथ रुक गई। स्टे हम्बल, ज्यादा उड़ो मत, ये तो हमारे पीपल हु वी ट्रस्ट उन्होंने बोला है ना हमें कि ज्यादा उड़ो मत, तो ये हमारे अंदर एक अनकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में एम्बेड हो गया, एंड हमारी सबकॉन्शियस वॉइसेस, हम ज़्यादा उड़ेंगे नहीं, कॉन्शियस वॉइसेस, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे तो उड़ना है, इनर कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो ये जो वर्ड्स हैं उनको देखो, सुनो, सब करो, सेंसोरियली अपने आप को महसूस कराओ, बट अगर कहीं डाउट आए, सो ईदर इफ यू कैन ऑन योर ओन, अदरवाइज गेट इन टच विद एन एक्सपर्ट। उस डाउट की डेप्थ पे जाओ, उस डाउट की हिस्ट्री पे जाओ, उसको सुनो, समझो, प्रोसेस करो, एल्केमाइज करो, गारंटीड मैनिफेस्टेशन होगी। गारंटीड मैनिफेस्टेशन होगी। यस। तो ये मैनिफेस्टेशंस के जो रिजल्ट होते हैं वो कितने क्विक होते हैं और कितने लंबे हो सकते हैं? लाइक That really depends from person to person, Bhavna. It's not one pill which works for all, right? कि कितनी जल्दी होगी ये उस पे डिपेंड करता है कि हम कितना फील कर पा रहे हैं उसको आसानी से, और एक्शन कितना ले रहे हैं। जो प्रकृति का, जो प्रतिकरण का, जो हमने मैनिफेस्टेशन का संस्कृत वर्ड, एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, जैसे कि कई बार होता है कि हमने कुछ मांगा और हमें तुरंत मिल गया, एंड वी वर लाइक यार कुछ अच्छा मांग लेते तो वो भी मिल जाता। तो मुझे लगता है कि क्या ये भी एक मैनिफेस्टेशन होती है? एब्सोल्युटली। एंड यहाँ पे जो आपने ये जो एग्जाम्पल दिया, वहाँ पे क्वालिटी आ जाती है लेटिंग गो की, कि क्या मैं अब जो मैंने मांगा या जो मैं चाहती हूँ उसको मैं पकड़ के बैठी हूँ, या फिर मैं उसको लेट गो भी कर रही हूँ। आई अलाउ द एनर्जीज टू नाउ वर्क विद इट। मेरे को चाहिए था पॉडकास्ट कब, मे बी सेवरल ईयर्स बैक, ठीक है, बट क्या मैं उसको पकड़ के बैठ के नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा यार, पॉडकास्ट करना है, नहीं हो रहा है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकालनी है, नहीं हो रही है, मैं पकड़ के बैठ गई, या फिर अभी तक नहीं हुई, मैं पकड़ के बैठ गई। और क्योंकि मैं इस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठी, तो सी वी आर हियर। तो पकड़ के नहीं बैठ जाना। पकड़ के बैठने का ये मतलब है कि मैं बार बार सोचूं कि ये क्यों हुआ या ये क्यों नहीं हुआ, राइट? सो दोनों ही चीज़ों में हमें इंटैंगल नहीं होना है। दैट इज वॉट इज नोन एज फ्लो के साथ चलना।
और फिर एट एवरी पिवटल पॉइंट जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आए एक्शन लेने की, करण इज एक्शन, करना, तो उसको करने की, एक्शन लेने की, तब वो एक्शन लेना है। एंड कई बार लोग एक्शन इसीलिए नहीं ले पाते क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस फियर होता है कि अगर सपोज मेरे को ये फियर हो सकता था कि अगर मैं आऊँ यहाँ पे और लेट्स से आई एम कैमरा शाय, मेरे को कैमरा को फेस करने का फियर है, मेरे को माइक में बोलने का फियर है, मेरे से कॉन्स्ट्रक्ट नहीं हो पाते हैं वर्ड्स, मैं अपने, मेरे को थॉट्स तो सही हैं बट मैं वर्ड्स में कॉन्स्ट्रक्ट नहीं कर पाती, सो वेदर आई विल बी एबल टू स्पीक इट आउट और नॉट, मेरे को ये फियर है। सो ये जो फियर्स हैं इनकी डेप्थ में जाओ, उनको प्रोसेस करो, and then for the sake of repeating, repeating, manifestation then is guaranteed. ओके, मैनिफेस्टेशन इज गारंटीड और मैनिफेस्टेशन विल हेल्प आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। 100%. ओके, दिस इज़ वन पॉइंट। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि मैनिफेस्टेशन भी हम कर रहे हैं, हार्ड वर्क भी हम कर रहे हैं, इसके अलावा भी क्या कुछ बैरियर्स होते हैं तो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए रोक सकते हैं या फिर? वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो मैंने देखी है, वन ऑफ द, नॉट ओनली, कि एक जो एक नैरेटिव होता है ना, नज़र लग जाएगी, राइट, कि ब्लैक मैजिक, मेरे पे किसी ने काला जादू कर दिया, मेरे को नज़र लग जाएगी, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं क्योंकि ये भी कई बार लोगों को ब्लॉक करके रखता है। मैं इस चीज़ के बारे में, किसी ने अपना बिजनेस खोला है, मैं इस चीज़ के बारे में फलाना जगह पे नहीं डालूंगा या डालूंगी, नज़र लग जाएगी। तो ये होता क्या है? नज़र लग जाएगी, इट्स अ डीप सब्जेक्ट, ओके, एंड ओके, लेट मी ट्राई एंड सिंप्लीफाई इट। थॉट्स जो होती है हमारी, अगर वो करप्ट हो जाती हैं तब टू अ पॉइंट हम कह सकते हैं कि नज़र लग जाएगी। इसका मतलब क्या है? सपोज मेरा एक थॉट है कि मैंने तो अपना द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डू इज़ दैट आई वांट टू डू ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड एम्पावरमेंट कोचिंग। मैंने 10 लोगों को जाके बोल दिया, 10 लोगों के व्यूज़ भी मुझे मिल गए, बिकॉज व्यूज़ तो हर कोई देता है। नहीं नेहा, हाउ कैन यू डू इट? अपना अच्छा खासा जॉब छोड़ के क्यों करेगी तू? मत करना, आगे तू देखना कौन ही सक्सेसफुल हुआ है इसमें। मेरी थॉट करप्ट हो गई। वो करप्शन मेरे एक इंटरनल अनकॉन्शियस ट्रिगर से बात करेगा, हाँ देखो आपके परदादा थे जिन्होंने भी अपना कुछ करने की कोशिश की थी पर वो उनको धोखा मिल गया। वो अंदर अनकॉन्शियस लेवल पे ट्रिगर हो गया। कॉन्शियस लेवल पे क्या बोलूँगी मैंने तो शुरू किया था, नज़र लग गई इसीलिए नहीं चला। ओके, सो नज़र लगना आपके हिसाब से इज समथिंग जो हम खुद में अपनी करप्शन ऑफ आवर थॉट्स, करप्शन ऑफ आवर बाय 10,000 व्यूज। तभी तो हमारे पूर्वज कहते थे कि अगर आप एक गोल को, अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसका रिजल्ट दिखने से पहले किसी को मत बताओ। इस हिसाब से नहीं कि वो सामने वाला कि एज इफ हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर, नज़र लगा देगा। इस हिसाब से आपकी थॉट्स को वो करप्ट ना कर दे कहीं। ओके, आई कैन ऑल्सो रिलेट टू दिस थिंग। या सो हमें अपना जो गोल है, हमें अपना जो थॉट है, वो इस हिसाब से रखना है कि एक तरीका होता है कहने का कि दुनिया की नज़रों से बचा के, मैं उसको थोड़ा सा अलग तरीके से कहूँगी, इस हिसाब से कि या तो भाई हम एकदम ऐसे स्ट्रांग बन जाए कि कोई कुछ भी कह देगा, हम अपने, मेरा फोकस क्लियर, जो कि करना तो हम में से हर कोई चाहता यही है, बट एज आई सेड कि कई वो अनकॉन्शियस ट्रिगर्स होते हैं जो हमारे ना चाहते हुए भी ट्रिगर हो जाते हैं। एज आई जस्ट गिव द एग्जाम्पल कि कोई हमारी एंसेस्ट्री में है जिसने किया हो, वो अनसक्सेसफुल रहा हो, एंड वो हमारे अंदर एक इंटरनल केमिकलाइजेशन से वो ट्रिगर हो गया। लाइक मैं एग्जांपल दूँ नेहा कि अगर किसी की फैमिली में सब आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो वो बच्चे भी आर्मी की तरफ ही इंक्लाइन रहते हैं। अगर कोई बिजनेस फैमिली से है तो वो बच्चे बिजनेस फैमिली में इंक्लाइन रहते हैं। तो दिस इज आल्सो काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन कि आप बचपन से वो अपना मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें। बचपन से उनके लिए वो एक प्लेटफॉर्म ईज का रहा है, और एज व्हाट डिड आई से कि जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सेफ्टी मिलती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, आप वो आराम से कर पाते हो। Can I give an example? Sure, it's your platform only.
सो धीरू भाई अंबानी, ठीक है, रिलायंस के, टुडे वी ऑल नो कि रिलायंस इज वन ऑफ द टॉप कंपनीज, राइट? सो कोई मुझसे, अभी किसी ने मुझसे पीछे ही पूछा कि भाई धीरू, अगर एंसेस्ट्री का अगर देखो तो धीरू भाई अंबानी के जो पापा थे, ही वॉज एक छोटे से गांव के वो स्कूल के प्रिंसिपल थे। तो धीरू भाई अंबानी कैसे रिच हो गए अगर एंसेस्ट्री का सही है? वैलिड क्वेश्चन। दिस इज वेयर being disloyal to your family of origin comes into picture. क्या आप, and that was a radical decision which धीरू भाई अंबानी took. उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे तिगड़म लगा के वो चले गए टर्की, अपनी फैमिली ऑफ ओरिजिन से दूर। उन्होंने थॉट्स को अपनी करप्ट ही नहीं होने दिया। उन्होंने बोला, पापा आप प्रिंसिपल हो, आई कैन अंडरस्टैंड आपकी ये सोच है, यहाँ तक सोच है, इन ऑनर ऑफ यू जो आपने स्पेस बनाई है, मैं उसका समथिंग ब्यूटिफुल बनाऊंगा। ही वेंट अवे। वहां से फिर उनका स्टोरी ऑफ प्रोग्रेस बिगैन। सो कई बार हम डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स आवर फैमिली ऑफ ओरिजिन बहुत पर्सनली ले लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर रिनाउंसिंग आवर फैमिली, वी आर जस्ट सेइंग you made space for us, in honor of you I will make something else and something more beautiful out of it. उसका एक एग्जाम्पल ये भी है ना नेहा, अगर मैं बहुत ही बेसिक सा देखूं कि जो बच्चे हॉस्टल लाइफ में चले जाते हैं तो वो उनका मैनिफेस्टेशन और ड्रीम्स उससे एंसेस्टर उससे थोड़ा सा डिफरेंट और मैं आपको एक चला जाए। एग्जाम्पल दूंगी, एंड ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ था कि जब तक मैं इसमें ना ट्रैवलिंग का मेरे लिए वो ट्रैवलिंग स्कोप रहा कि जब तक मैं दिल्ली में थी हूँ तब तक मुझे लगता है यही लाइफ है, ऐसा ही होता है। फिर एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई और मैं उठ के फलाना जगह गई, वहाँ पे जाके मुझे दिखा यार ये तो और भी दुनिया है, देयर इज अ वाइडर वर्ल्ड आउट देयर। एटलिस्ट की बुक में तो दिखता है, बट व्हेन यू सेंसेस की बात कर रही थी ना मैं, व्हेन योर सेंसेस नाउ नो इट देन दे नो देयर इज अ वर्ल्ड आउट देयर, वो आपको एक्सपैंड कर देती हैं। मेरा पूरा काम ही ये है आपके व्यू पॉइंट को एक्सपैंड करना, एंड उस एक्सपेंशन में हमें कई बार वो नेति का नॉट दिस का हैंड पकड़ना पड़ता है। दिस इज नॉट इट, आई अंडरस्टैंड दैट माई फैमिली कुड गो ओनली टिल हियर, बिकॉज यहां तक भी जो उन्होंने किया ब्यूटिफुल किया, मैं इससे और आगे लेके जाऊंगी। कई बार हमारे को वो अनकॉन्शियस लॉयल्टीज पीछे खींचते हैं कि जब तुम्हारी फैमिली में कोई इतना अमीर नहीं हो पाया तुम कैसे हो सकते हो। अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस नहीं है। कॉन्शियस है, लाइक कॉन्शियसली तो कोई यही बोलेगा ना कि हाँ यार क्यों ना हो हमारे पास और पैसा। अनकॉन्शियस थॉट है ये। अनकॉन्शियसली फिर हमें ही लगता है कि नहीं यार हम इतना नहीं कर पाएंगे, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। हाँ, और फिर क्या आ जाती है कि अगर ऐसा कुछ पैसा आ जाता है हमारे पास, जैसे आपने सुना होगा लॉटरी जो लोग जीतते हैं वो जितनी जल्दी जीतते हैं उतनी ही जल्दी उस पैसे को लूज भी कर देते हैं, क्योंकि आई थिंक उन्होंने प्लान ही नहीं किया होता कि उनके पास अगर इतना पैसा आ जाएगा तो वो आगे करेंगे क्या उसका। उनके लिए अनबिलीवेबल है, उनके अनकॉन्शियस माइंड के लिए अनबिलीवेबल है कि इतना पैसा। सो वहां पे हमारे को अपनी जो आप ब्लॉक बोल रहे थे, वहां पे फिर हमारी प्रिपरेशन शुरू होती है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ। कैन माई नर्वस सिस्टम हैंडल माई ड्रीम? I'll ask again, can my nervous system handle my dream? Does my nervous system feel safe in having 100 CR? So these are very relevant questions. They get scared with those figures. A lot of people, they will still say, भावना मेरे पास नहीं हाँ it is okay. But जब हम उनके साथ काम करते हैं तब हम रियलाइज करते हैं कि उनको तो पैसे का फियर है। और क्यों है फियर? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बैकग्राउंड में कोई तो ऐसी स्टोरी है कि पैसे की वजह से लोगों में लड़ाई हो गई। किसी की ऐसी थॉट है कि जिसके पास पैसा ज्यादा होता है वो तो ऊंचा चढ़ता है, अपने आप को ज्यादा बनता है, या फिर कई ऐसे भी केसेस होते हैं कि पैसों की वजह से किसी का मर्डर हो गया, तो वो पूरी लाइन में अनकॉन्शियस फियर बैठ गया कि जिसके पास पैसे होते हैं वो मर जाता है। तो is my nervous system safe with my does my nervous system feel safe with my dreams? और मैं तो कहूँगी ये जो वर्ड है ना ड्रीम, सपना, इसको छोड़ दो, क्योंकि ड्रीम हमेशा ड्रीम्स में ही रहती है, फिजिकल में नहीं आती। Does my nervous system feel safe with this XYZ thing? उसको नाम बोलो, क्या है वो that I want?
ड्रीम वगैरह, ऑल ऑफ दैट इज एब्स्ट्रैक्ट. I want to be an empowerment coach. Does my nervous system feel safe with being a trauma informed empowerment coach? Which means क्या मैं इतने लोगों का जो कंसर्न वो लेके आते हैं, क्या मेरी बॉडी हैंडल कर सकती है? क्या मेरा नर्वस सिस्टम हैंडल कर सकता है? कई लोग ऐसे होते हैं, अपने आप को कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि दूसरे की पीड़ा सुन के मुझे तो बहुत पीड़ा हो जाती है. एंड देन उसी में फिर वो लोग कहते हैं, मैं अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव स्पोकन टू, वो कहते हैं कि जो मैं काम कर रहा था या कर रही थी, ये वाला मे बी सम हीलिंग जॉब, उसकी वजह से मुझे फलाना बीमारी हो गई. होता है राइट, सुना है. हाँ. तो हुआ क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम विच मीन्स इतना स्ट्रांग. जैसे कि वन ऑफ माय रिलेटिव वो बोलती हैं कि अगर वो नीचे या फिर लोगों से मिलती हैं, लोग उनको अपना दुख दर्द बताते हैं, तो उनका पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है. करेक्ट. तो विच मीन्स कि हमारा नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं वीक है और वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो हैंडल कर पाए. सो इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं. डेफिनेटली अपने आप को अलग करो सबसे पहले, राइट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर वॉर जाके लड़नी ही है. अपने आप को अलग करो. फिर अगर आपका काम ऐसा है जहाँ पे ये रिक्वायर्ड है, तो अपने नर्वस सिस्टम की एक्सपेंशन पे काम करो. ओके. तो नेहा, मैनिफेस्टेशन के बारे में एक बहुत ही कॉमन, मैंने जो बुक्स में भी पढ़ा है और है, कि मैनिफेस्टेशन में आप जितना माइनर लेवल पे जाके मैनिफेस्ट करोगे, वो उतना ही इफेक्टिवली मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में रिजल्ट्स दिखेंगे. इज इट ट्रू? डेफिनेटली. द मोर क्लैरिटी यू हैव कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, द बेटर इट इज. हाउएवर, एक और चीज़ मैं बोलती हूँ इसमें, जहाँ पे ये अनट्रू हो जाता है, विच इज़ एनालिसिस पैरालिसिस. एनालिसिस पैरालिसिस क्या है कि हमने इतना उसको टू द टी कर दिया कि हमारे में स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही. लाइक अगर मैं पूछूं, कोई बच्चा है IAS बनने के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अगर वो मैनिफेस्टेशन अपनी लाइफ में करता है, तो उसको किस तरह से मैनिफेस्ट करना चाहिए? उसको सबसे पहले तो, एंड स्पेशली बिकॉज आपने IAS बोला, राइट, सबसे पहले तो उसको पढ़ाई करनी चाहिए. एक्शन, यू कैन नॉट लेट गो ऑफ एक्शन इन दिस, राइट. सो जितनी पढ़ाई रिक्वायर्ड है उतनी पढ़ाई करनी चाहिए. फिर उसको अपने नर्वस सिस्टम सेफ्टी पे काम करना चाहिए कि क्या मैं बहुत ओवरवेल्म हो रहा हूँ इतनी पढ़ाई देख के. इन दैट केस, डू आई नीड टू इंक्रीज माई नर्वस सिस्टम अराउंड हाउ मच आई कैन स्टडी, एंड देन उसकी बिलीवेबिलिटी पे काम करना चाहिए. सो बेसिकली हमने किया क्या है, उसके लिए एक पूरा चार्ट किया है, जहाँ पे हम, अगेन एज आई वाज सेइंग, कि ये कोलैबोरेटिव होती है मैनिफेस्टेशन. इट इज़ नॉट कि जस्ट मैंने सोच लिया और हो गया. फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, प्रतिकरण, करण करना है, कर्म करना है, एक्शन करना है. सो एक्शन को इग्नोर ना करो, एंड जो आपको चाहिए उसके लिए स्पीयर हेडेडली नेति मीन्स अपनी सारी की जो आसपास चीज़ें हैं जो उसमें अड़ंगा मारती हैं, जो उसमें ऑब्स्टिकल डालती हैं, उसको डिसलॉयल हो, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. एंड नेहा, वन मोर थिंग, कि जैसे मैंने IAS का एग्जांपल दिया, तो जितने भी अप्लाई करते हैं उसमें से सिर्फ 0.06% जो होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं. सेम अगर मैं जॉब में बात करूँ, तो जो CEO वाली पोस्ट होती है या जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती है, उस तक कुछ % लोग ही पहुंच पाते हैं. तो ऐसी क्या और चीज़ें होती हैं कि वहाँ तक वो फ्यू लोग पहुंच पाते हैं, या फिर उनके पास क्या ऐसा डिफरेंट, या फिर क्या हेल्प हम ले सकते हैं? सो आई थिंक, लाइक अगर मैं और भी इजी वर्ड्स में पूछूं, तो अंबानी और हमारे बीच में क्या डिफरेंस है, कि वो किस तरह से अपनी बिजनेस को रन करते हैं और हम किस तरह से अपनी डेली लाइफ को या फिर बिजनेस को रन करते हैं. हाँ, तो वही आई थिंक अंबानी का तो मैं बात कर चुकी हूँ कि धीरू भाई अंबानी ने जैसे शुरू किया, ही वॉज रेडी टू लेट गो ऑफ अ सेटअप विच फेल्ट फेमिलियर, कंफर्टेबल लगता है, बट उनकी ड्रीम्स के सेटअप पे नहीं बैठता, तो वो निकल लिए. और उसका जो बेनिफिट है, आज सारे अंबानीज, वो फ्रूट उसका उनको मिल रहा है. सो एक चीज़, सो विच इज़ वॉट द थिंग इज दैट बिलीवेबिलिटी के अलावा हमारे को अपने पास्ट को पीछे छोड़ना भी आना चाहिए, कि जस्ट बिकॉज, और हाँ, एक डिस्कम्फर्ट से फ्रेंडशिप कर लो.
क्योंकि जैसे जैसे हम अपने ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचेंगे वैसे वैसे हमारे को कई ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो एक तो नॉन फेमिलियर होंगे, पहली बार ले रहे हैं हम, पहली बार ये धीरूभाई अंबानी पूरे अपने फैमिली में से ये पहला इंसान है जो गया है टर्की। लोग उसको बोलेंगे ना, क्यों जा रहा है, यहाँ पे सेटअप है तो सही, जितना है उसमें कमा, खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है। सो क्या हम उस कंफर्ट फैक्टर को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए और उस डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार हैं, या फिर हम उस डिस्कम्फर्ट तक पहुंचते हैं? एजिटेट होना डिस्कम्फर्ट से इज ओके, इट्स नॉर्मल बिकॉज इट इज अनकंफर्टेबल। नाउ डिस्कम्फर्ट विल नॉट सडनली बिकम कंफर्टेबल, दैट्स नॉट द आइडिया, बट वो डिस्कम्फर्ट या वो अनकंफर्टेबल फीलिंग जो हमारे अंदर चर्न करके निकालती है, उस चीज को कैसे हैंडल करें, कर पाए कि नहीं, ये फर्क है हम में और एक उस इंसान में जो आज हमें लगता है एक लेवल पे है। ओके और इसके अलावा जैसे मैंने आपके प्रोफाइल में देखा है कि आप डीएनए एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, तो क्या एस्ट्रोलॉजी भी हेल्प करता है? 100% एस्ट्रोलॉजी है क्या? एस्ट्रोलॉजी इज कि जो बाहर के, जो अर्थ के बाहर के प्लैनेट्स जो थे, अर्थ के हिसाब से वो सारे कहाँ पे प्लेस थे जब मैं मैनिफेस्ट हुई अर्थ पे। वी आर ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन, वी आर ऑल्सो फिजिकल फॉर्म ऑफ द डिजायर ऑफ समबडी, आवर पेरेंट्स और आवर एंसेस्टर्स, राइट, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं इन द फिजिकल फॉर्म। सो अगर मैं कहूँ, सपोज आप जहाँ पे भी है, जहाँ से भी आप मुझे सुन रहे हो, आपके थोड़े से डिस्टेंस पे कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, क्या वो चीज़ें आपको इफेक्ट कर रही हैं? आंसर इज यस, कर रही हैं। अगर ये पौधा मेरे साइड में रखा है तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। अगर यहाँ पे डस्टबिन रखा होता तो मुझे वो उसकी स्टेंच आती और मुझे उसका डिस्कम्फर्ट भी फील होता। हियर वी आर स्पीकिंग अबाउट ह्यूज ग्रहास, ह्यूज प्लैनेट्स। क्या वो हमारे मैनिफेस्टेशन अस बीइंग ऑन अर्थ उसको इफेक्ट नहीं कर रहे होंगे? वो डेफिनेटली कर रहे होंगे। और हर प्लैनेट का, हर ग्रह का एक कैरेक्टरिस्टिक है और वो कैरेक्टरिस्टिक हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाट वी सी इन एन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, एंड दैट इज हाउ आवर लाइफ, आवर डिसीजन मेकिंग and our therefore the behavior and what manifests in our life affects. Now a lot of people ask me ki fir are we limited to our astrological chart, and my answer to that is a clear no. There are things which is important for us to know from the point of view of our strengths and weaknesses. And specifically in DNA astrology, we look at the negative karmic registry that we have carried from the past so that we can do remedial actions to balance that out. एंड जब हम वो रिमीडियल एक्शंस करते हैं, सबसे पहले इफेक्ट आता है हमारी चॉइसेस पे, हमारे बिहेवियर पे। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कपल ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी कि उनका एक पर्व्यू, एक पर्सपेक्टिव होता है जो उनको बिल्कुल भी नहीं था पहले और अब वो खुल गया। एंड थ्रू दोज पर्सपेक्टिव ओपनिंग वी मेक बेटर चॉइसेस और डिफरेंट चॉइसेस, and therefore we manifest a life for us which may be a bit different from अगर हम वही चीज़ें सारी फॉलो कर रहे होते तो हमारे साथ क्या होता। ओके हमने एस्ट्रोलॉजी की बात की है, तो उस पॉइंट पे डीएनए एस्ट्रोलॉजी, हाउ डीएनए एस्ट्रोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी? सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी ओनली। जो बाकी लोग करते हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं आगे का, हम आगे का प्रिडिक्ट नहीं करते। हम ये कहते हैं कि जो पीछे के हमारे कार्मिक ब्लॉकेजेस है उस पर जितना हो सके, बिकॉज कई फिक्स कर्मास भी होते हैं, दैट्स एक्चुअली अ टॉपिक फॉर, इट्स अ ह्यूज टॉपिक फॉर अनदर पॉडकास्ट। बट फिक्स कर्मास अगर हमारे होते हैं, उनके लिए हमारी सिर्फ एक रेमेडी होती है कि उसको एक्सेप्ट ही कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। सो हम पीछे के कार्मिक ब्लॉक्स देखते हैं, उनके बैलेंसिंग एक्ट्स एंड रेमेडीज देते हैं सच दैट हम फ्यूचर अपना बना सकें। कोई हमें प्रिडिक्ट करके बताए नहीं कि ये होगा हमारे साथ। क्या टिप्स है मैनिफेस्ट करने के लिए? So manifestation, the top thing it can help in is fulfilling what you want.
right? Okay. And we all want something. And I would say I'm a harbinger of desires. Desires होने चाहिए, because desires ही है जो हमारे को एक मोटिवेशन देते हैं लाइफ में आगे बढ़ने की, कुछ करने की. फॉर एग्जाम्पल, अगर धीरू भाई अंबानी के पास डिज़ायर नहीं होता उस जगह से निकल के कुछ बनाने का, तो आज शायद रिलायंस नहीं होता. वी डोंट नो, बट शायद रिलायंस नहीं होता. सो मैनिफेस्टेशन एक मोटिवेटर है हमारे लिए कि हमें करना है और हाँ, हम कर सकते हैं. एंड एक पर्पस, एक एंकर दे देता है हमारे को लाइफ में, दैट दिस इज समथिंग विच वी मस्ट फुलफिल, एंड दैट इज व्हाट ब्रिंग्स अस जॉय एंड प्लेजर इन लाइफ. ट्रुथ बी टोल्ड, हम खुश रहेंगे, हमारे आसपास वाले खुश रहेंगे, एंड धीरे धीरे पूरी दुनिया खुश रहेगी. ओके. और मैनिफेस्ट करने के टिप्स. टिप्स. सबसे पहली टिप, वर्क ऑन. सबसे पहले अपनी जो फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स है, उनको इग्नोर मत करो. उनको सामने लेके आओ एंड उनसे पूछो कि आपका क्या हमारे लिए, what is your requirement, what purpose are you serving for us. जैसे हमने भी एंजाइटी के लिए किया कि whose language are you, what purpose are you serving for us. So don't stay always, I mean, that, so emotions are not our enemies, they are our messengers. हमें वो बताते हैं, नॉक नॉक, ये वाला है, ये ब्लॉक है और ये यहाँ से आ रहा है, तो उस पे करो. सेकंड, बिलीवेबल रखो अपनी मैनिफेस्टेशंस, विच मीन्स दैट अगर आपके पास अभी एक्स है और एक्स से सीधा सीधा 5 स्टेप आगे मत चले जाओ, एक्स से पहले वाई पे जाओ. जब तक आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके डिज़ायर जो है बिलीवेबल रहेंगे, तब तक वो टक 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 होते रहेंगे. जहाँ पे हमने उसको एस्पिरेशनल बना दिया, पेडेस्टियल पे डाल दिया, तब तक जो स्टार की तरह है वो अच्छे तो लगेंगे बट दूर से अच्छे लगेंगे. ओके. और मैनिफेस्टेशन के अलावा हमने बात की एस्ट्रोलॉजी की. एक और चीज़ आती है न्यूमरोलॉजी. यस. तो न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करती है हमारे ड्रीम्स को अचीव करने में? देखो भावना, ऐसा क्यों है कि हमारी 2 आंखें हैं, 3 नहीं, 1 नाक है, 2 नहीं, 1 नाक में 2 नॉस्ट्रिल्स हैं, 1 नहीं. दैट इज़ वेयर नंबर्स कम इन टू पिक्चर. जो लैंग्वेज होती है यूनिवर्स की, दैट इज़ इन नंबर्स, इन ज्योमेट्री. सो जिस तरीके से यूनिवर्स की एक ज्योमेट्री है, उसी तरीके से हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है और हमारा जो नाम की फ्रिक्वेंसी है, वो हमारी ज्योमेट्री है. एंड हर लेटर मिल के हमारा एक नाम बनाता है. एंड पूरी दुनिया में सपोज मैं अगर आवाज़ लगाऊंगी भावना, आप डेफिनेटली मुड़ के देखोगे, एंड ऑल्सो दूसरी भावना भी मुड़ के देखेगी, बट आप तो डेफिनेटली मुड़ के देखोगे. ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है, विच मीन्स हमारी आइडेंटिटी की एक फ्रिक्वेंसी है, वॉट वी आर रिस्पॉन्डिंग टू. एंड उसकी जो न्यूमरोलॉजी वाली फ्रिक्वेंसी होती है, उसका जो हमारा एक ब्लूप्रिंट बन के आता है न्यूमरोलॉजी से, that reflects how aligned or how unaligned we are with respect to our original blueprint, which is our date of birth. And उससे फिर हमें पता चलता है कि हमारे को हमारी strengths क्या हैं, हमारी weaknesses क्या हैं, हमारी opportunities क्या हैं, हमारे traumas क्या हैं, और उनको हम किस तरीके से alchemize कर सकते हैं. So for example, जिसके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 है, मतलब लाइफ पाथ नंबर, जो लेट्स से द फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो ऐड होके नंबर 1 बनाता है, तो उसमें एक नॉर्मल इनहेरेंट लीडरशिप की क्वालिटी है. जस्ट लाइक द सन. सन इज अ लीडर ऑफ आवर कॉस्मोस. वी आर नोन एज अ सोलर सिस्टम, राइट, विच मीन्स सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास घूम रहे हैं. सिमिलरली अगर किसी का 2 आता है तो उसमें मून की क्वालिटीज़ हैं, विच मीन्स वो बहुत नर्चरिंग है, वो बहुत केयरिंग है. शाहरुख खान इज़ अ नंबर 2. आई वुडंट गो इन डेप्थ इन न्यूमरोलॉजी, फिर वो एक पूरा अपना ही पॉडकास्ट बन जाएगा. बट हमें मोटा मोटा ये समझ लेना है कि नंबर्स हमें इफ़ेक्ट करते हैं, एंड हमारे लिए वो नंबर्स जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा डेट ऑफ बर्थ, एंड दैट reflects the strengths and weaknesses that we have. वो आप एक तरीके से कह दो हमारी क्ले है जिससे हम बने हैं. ओके. तो मैं इस पॉडकास्ट का फ़ायदा उठाते हुए नेहा से पूछती हूँ कि नंबर 8 के बारे में. नंबर 8.
So number 8, Like my birthday date is 26. yeah, so 2 plus 6 is 8. It's not just 8. Okay. So 2 भी गया है आपको बनाने में, 6 भी गया है आपको बनाने में, फिर 8 आया है. So 8 अगर आप उसको उल्टा कर दोगे तो वो एक इन्फिनिटी साइन बन जाएगा, राइट? एंड विच मीन्स जो ऊपर जाएगा वो नीचे जाएगा, जो ऊपर जाएगा वो नीचे जाएगा, विच मीन्स कर्मा. सो नंबर 8 के देखेंगे, एक तो उन्हें ट्रैवल करते रहना चाहिए. अदरवाइज वो अगर एक चीज़ पे अपने आप को स्टक हो जाएंगे तो उनकी एनर्जी स्टक हो जाएगी, उनके लिए प्रोग्रेस नहीं आएगा. नंबर 8 के लिए ये कहा जाता है कि उनको अपने घर से दूर जाके काम करना चाहिए, या एक जो भी है एक सेटअप करना चाहिए, सच दैट वो स्टकनेस उनके यहाँ नहीं रहे. वो ट्रैवल इन्फिनिटी की तरह करते रहना चाहिए उनको. लाइक इससे कोइंसिडेंस कि जो मेरी कंपनी का नाम है शून्यांत है, और उसका सिंबल भी हमने इन्फिनिटी बनाया है. इन्फिनिटी बनाया है कि हम इन्फिनिटी से 0 से आए हैं, 0 पे चले जाएंगे. राइट? शून्य. हाँ. सो कि मतलब फॉरएवर चलता रहेगा, 0 की शेप की तरह वो चलता रहेगा, राइट? एंड तो वो कहीं ना रीइन्वेंट होता कहीं रहेगा. नंबर्स होते हैं वो इफेक्ट करते हैं एब्सोल्युटली 100% वो इफेक्ट करते हैं. तभी मैंने भी अपने नाम में NEHA के बजाय AA लगाया है. तो अब जब नेहा गोयल पूरा नाम है, उसकी नंबर फ्रिक्वेंसी मैंने चेंज की है बिकॉज ऑफ व्हाट आई वांटेड टू डू नाउ, व्हिच इज दैट आई वांटेड टू गेट इनटू द वर्क दैट आई एम डूइंग टुडे. एंड मैं ये भी चाहती थी कि मीडिया के हिसाब से मैं आगे पहुंचूं और ऑल्सो मेरी कम्युनिकेशन क्लियर रहे. बिकॉज अगर मैं सोच रही हूँ और बोल नहीं पा रही हूँ, सामने वाले को समझा नहीं पा रही हूँ, तो फिर इट विल नॉट वर्क. सो मैंने मेरी जो नेम फ्रिक्वेंसी थी उसको शिफ्ट करके जो करंट है अब मैं उसको मर्क्यूरी पे लेके आई हूँ, सो दैट व्हाट आई एम कम्युनिकेटिंग टू द अदर पीपल आई एम एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली. एंड नेहा, जैसे कि आपसे मिलने से पहले मेरा एक थॉट था कि अगर आप अपने नाम में A ऐड कर देते हो तो इट हेल्प्स. तो ये A ऐड करने वाला फंडा क्या सबके लिए काम करेगा? एब्सोल्युटली नॉट. सो ऐसा नहीं है कि नेम करेक्शन इज जस्ट एन एडिशन और अ सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर. क्या सॉरी ऑफ अ alphabet. So it's not that it is as simple as just adding or just subtracting an alphabet. It is also about उस alphabet की frequency हमारे date of birth से कैसे match कर रही है या नहीं कर रही है, वो भी एक analyzer, एक numerologist expert देखेगा, तब वो add या subtract करेगा. फॉर एग्जाम्पल कई लोग होते हैं जिनका अगर नेम A से एंड होता है तो वो फेम और उनको आउट देयर जाना, उनको दिखने में शायद ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, बट उनको अथॉरिटी फिगर्स से प्रॉब्लम आ जाएगी. अब देखने वाला ये देखेगा कि क्या वो हैंडल कर सकते हैं ये चीज़, क्या नहीं कर सकते, एज पर देयर डेट ऑफ बर्थ. उस हिसाब से वो नेम देंगे. ओके. जैसे आजकल ज़माना आ गया है शॉर्ट्स का, तो वो शॉर्ट फॉर्मेट की वीडियोस बनाने के लिए बोलो या फिर किस लिए, आई डोंट नो, फॉर पॉपुलैरिटी आल्सो, बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्विक टिप्स बताते हैं कि आपको नंबर 9, अगर आप ये वाला काम कर रहे हो तो नंबर 9 यूज़ करना चाहिए, या फिर आपको अपने नाम में A ऐड कर देना चाहिए, उससे आपको बेनिफिट होगा. तो क्या हमें वो सारे रील वीडियोस देख के अपनी लाइफ में कोई चेंजेस करने चाहिए? देखिए, जो लोग कर रहे हैं उन पे तो मैं नहीं बोलूँगी, बट अगर मेरे से आप एडवाइस मांग रहे हैं तो मैं तो बोलूँगी नो, नहीं. हमें एकदम से, क्योंकि वी आर अ यूनिक इंडिविजुअल, हमारी डेट ऑफ बर्थ एक यूनिक डेट ऑफ बर्थ है, हमारी एनर्जी एक यूनिक हमारी एनर्जी एक यूनिक एनर्जी है. सो वन टिप डजंट वर्क फॉर ऑल. ज़रूरी नहीं है कि जो आपने आपके लिए काम किया वो मेरे लिए भी काम किया. और उसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट? तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं. जैसे कि मैंने अभी बोला, अगर A की एनर्जी वो इंसान हैंडल नहीं कर पाएगा, उसको अथॉरिटी से प्रॉब्लम रहेगी, तो वो एक इनहेरेंटली डिससैटिस्फाइड इंसान बन जाएगा. बट जो हैंडल कर पाएगा, जिसको आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके लिए वो सही रहेगा. सो जब तक हमने इतना कस्टमाइज उसको नहीं कर दिया, तब तक हाउ वन पिल कैन नॉट वर्क फॉर ऑल. जैसे हम जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं, लेट्स से मैं भी हेडेक के साथ गई और आप भी हेडेक के साथ गए, ये हो सकता है कि मेरा हेडेक मेरे गट इशू की वजह से हो रहा हो और आपका हेडेक किसी और इशू की वजह से हो रहा हो. अगर वो डॉक्टर आपको भी सेम पिल दे दे, क्योंकि प्रॉब्लम तो एक ही है, और मुझे भी सेम पिल दे दे, तो ऑब्वियसली उसका फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्ट होगा नहीं, और ये भी हो सकता है कि उसका नेगेटिव इफेक्ट हो. सो वी मस्ट अंडरस्टैंड आवर यूनिकनेस. हमारे को अपने आप को इतना डीवैल्यू नहीं करना चाहिए कि हमारी लाइफ
बस इतनी है कि हम कोई भी जेनेरिक टिप लें और हमारे लिए वो काम कर जाएगी। नहीं, वो नॉट 100% ऑफ द टाइम्स, मैं डरा के नहीं बोलूँगी, बट कई बार वो एंटी भी हो सकती हैं। ओके। और नेहा, कमिंग बैक टू मैनिफेस्टेशन, हमें किन सिनेरियोज में मैनिफेस्टेशन नहीं करनी चाहिए? 0%। हर बार हमारे को हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। All the time we are manifesting. All the time we are creating something. Even today, right now, when we are sitting, the words that I'm speaking, those words are a manifestation, right? I'm speaking something. जो मैं अपनी thought को अपने words में अगर बोल रही हूँ, that is also a manifestation. मैं action लेके यहाँ पे आई, आपने ये setup किया, that's also a manifestation. लोग सुन रहे हैं, वो सुन के चाहे कॉन्शियसली नहीं बट अनकॉन्शियसली उनके अगर अंदर कुछ चेंज आएगा, दैट इज ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन. एज ह्यूमन बींग्स 100% ऑफ द टाइम्स वी आर मैनिफेस्टिंग समथिंग. सो 0, इसका आंसर है 0. वी आर ऑलवेज मैनिफेस्टिंग. When we become careful about our inner world, then the possibility of manifesting something which we want and we value is more than manifesting something which we don't want and we want to run away from. That's the only difference. ओके, तो नेहा, आपने कहा कि हम ऑल द टाइम वी आर मैनिफेस्टिंग, बट हमें ये पॉडकास्ट देखने के बाद मुझे लगता है कि हमें कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करनी है चीजें. एब्सोल्युटली, हमें कॉन्शियसली माइंडफुली मैनिफेस्ट करनी है बाय टेकिंग केयर ऑफ आवर सबकॉन्शियस एंड आवर अनकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम्स. Okay, so Neha, thank you so much for being a part of this podcast. एंड आज हमने बात की मैनिफेस्टेशन के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में. इसके अलावा मैं अपने ऑडियंस को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि नेहा टैरो कार्ड रीडिंग भी बहुत अच्छी करती है. तो उसके बारे में, आप टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में भी क्विकली कुछ बताइए. सो टैरो कार्ड्स क्या हैं? टैरो कार्ड्स में अगर आप देखोगे, उठाओगे, पिक्चर्स बनी हुई हैं. पिक्चर्स आर बेसिकली सिम्बोलॉजीज ऑफ की जो सामने, एंड इस पे ये भी डिपेंड करता है सामने वाले ने कितना प्रिसाइज क्वेश्चन पूछा, किस इंटेंट से पूछा. उसने पूछा, हमने ये टैरो कार्ड निकाला, उसके सिंबल्स को इंटरप्रेट किया सामने वाले के लिए. एंड एक होता है आर्केटाइप, कार्ल यूंग का एक प्रोसेस है आर्केटाइप, कि हर कार्ड एक स्टोरी बता रहा होता है एक पर्टिकुलर आर्केटाइप की. इट्स बेसिकली द स्टोरी ऑफ अ फूल्स जर्नी. कि जैसे सोचो, हम अपने घर से कुछ करने के लिए निकले, जाते करते 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 हमारे पास क्या क्या स्टेप्स आए, क्या क्या चीज़ें हमने फेस की, क्या क्या किस किस टाइप के लोगों को हमने फेस किया. जब हमने उन्हें फेस किया, हमारी लाइफ में क्या हुआ, एंड में करते 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 वो साइकिल हमारी कैसे एंड हुई. दैट इज़ बिगिनिंग टू एंड टैरो. एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कि क्या पॉसिबिलिटी है कि आप उसी टाइम पे आके वही सवाल पूछोगे और इस इंसान से पूछोगे टैरो के थ्रू. सो जब वो कार्ड या कार्ड्स हम निकालते हैं, एक तरीके से हम ये बता रहे हैं कि अपने फूल्स जर्नी में इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप इस स्टेप पे हैं, ये आपके साथ होगा और आगे चल के आपके साथ ये पॉसिबिलिटीज हैं. सो इट्स अ ब्यूटिफुल वे ऑफ टेकिंग गाइडेंस एंड क्लैरिटी एंड ऑल्सो ट्रैजेक्टरी शिफ्ट वेयर यू वांट. मैं ये ना करके मैं ये करूं, तो वो भी, उस पर भी हमारे को वो सजेशन मिलता है थ्रू सिम्बोलॉजीज, थ्रू द बेसिक जर्नी ऑफ फूल. ओके, तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि आज के हमारे पॉडकास्ट में ये हमने बिल्कुल डिसाइड नहीं किया था कि हम टैरो कार्ड रीडिंग की बात करेंगे, बट दिस इज समथिंग आई एम मैनिफेस्टिंग फॉर माय नेक्स्ट पॉडकास्ट, कि इन माय नेक्स्ट पॉडकास्ट आई विल बी टॉकिंग टू नेहा ऑन टैरो कार्ड रीडिंग. Yes, absolutely. And tarot cards na, they are a very easy to use tool when you want instant clarity. एंड ऑब्वियसली इसमें ये भी मैटर करता है कि क्या हमारा जो सवाल है वो उसका आंसर जानना क्या हमारी लाइफ के लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट है. इज दैट एडिंग एनी वैल्यू? जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये सवाल अपने से ज़रूर पूछिए, एम आई वेस्टिंग माई एनर्जी बाय आस्किंग दीज क्वेश्चंस? फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी वेस्टफुल क्वेश्चन इज, ये सबके साथ क्यों नहीं होता, सिर्फ मेरे साथ क्यों होता है? इस आंसर को जान के आप क्या कर लोगे? बेसिकली हम इस आंसर को जान के सिर्फ यही कर सकते हैं, मतलब क्या ही कर लोगे? वी आर वेस्टिंग आवर एनर्जी. ठीक है, पता चल गया. क्या पता चलेगा कि आपने पिछली लाइफ में ऐसा खराब चीज़ की होगी, या आपका तो बैड ही लक है,
उस इंफॉर्मेशन से आर यू ग्रोइंग? नो, यू आर नॉट ग्रोइंग. सो इट्स अ वेस्टफुल क्वेश्चन टू आस्क. ये मैनिफेस्टेशन में व्हाट नॉट टू डू, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डोंट आस्क लाइफ एंड पीपल वेस्टफुल क्वेश्चंस. अपनी एनर्जी को बांध के रखो और सिर्फ वहीं पहुंचो और वही पूछो और वही करो जो इन अलाइनमेंट ऑफ आपके गोल या आपके मैनिफेस्टेशन हो. ओके नेहा, एक फाइनल मैसेज मेरी ऑडियंस के लिए मैनिफेस्टेशन और एक बेटर लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए. मेरा फाइनल मैसेज आप सबके लिए यही है कि अपनी फीलिंग्स से दूर मत भागो, उनको समझने की कोशिश करो. उनका एक हिडन मैसेज है. दे आर आर मैसेंजर्स. आर फीलिंग आर आर मैसेंजर्स. उनसे बात करो. एंग्जाइटी फील हो रही है, उसको एक शेप दो, उसको एक नाम दो, उसको एक पहचान दो और उस पहचान से बात करो. आपका काम क्या है मेरी लाइफ में? डील विद इट rather than running away from it. And if possible, if you need help, take that help. Taking help from others is a beautiful step that I took myself in my manifestation, because Bhavna, a human brain can sit with pain only for 7 seconds. उसके बाद वो आपको distract करने लग जाएगी, because its only job is to make you feel safe. So किसी एक्सपर्ट के साथ बात करो, काम करो, who will help you through these feelings and such that आपका जो गोल है एक पेडेस्टल पे ना रह के right in front of you or even better within you आपको दिखे. Thank you so much, Thank Neha, you. and lovely speaking to you and lovely time. And I hope मेरे ऑडियंस को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी लाइफ में कुछ ब्यूटीफुल चेंज आएंगे इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद. थैंक यू सो मच. नेहा के लिए आप क्वेश्चंस अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो सब क्वेश्चंस कवर करेंगे, बिकॉज आई इंश्योर कि मैं नेहा के को दोबारा पॉडकास्ट पर लेकर आऊँगी. और अगर आपको कोई सवाल है ऐसा जो आपको रेलेवेंट लगता है, तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल कोच नेहा गोयल, COACH NEHAAGOYAL.